नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से आए प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को साफ निर्देश दे दिया है कि प्रवासी मजदूरों से किसी भी तरह का कोई किराया नहीं वसूला जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फंसे हुए कामगारों को समय पर खाना मुहैया कराया जाए और प्रवासी सड़कों पर चलते हुए अगर नजर आए तो उन्हें तुरंत शेल्टर होम ले जाकर उनके खाने का इंतजाम किया जाए। केंद्र और राज्य सरकारों को शुक्रवार तक ट्रांसपोर्टेशन और रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी जानकारियां कोर्ट को देनी होंगी। इधर प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। श्रमिक ट्रेनों से भेजने के लिए दिल्ली सरकार के बनाए गए पंजीकरण केंद्रों पर जबरदस्त भीड़ नजर आती है। 2 दिनों से बिहार कोई भी श्रमिक ट्रेन नहीं गई है। ऐसे में जो मजदूर हैं अपने परिजनों के साथ भीषण गर्मी में फुटपाथ पर दिन गुजारने के लिए मजबूर हैं। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ न खाना मिला, न पानी मिला, न कुछ भी। बिहार जाने 27 साल के मुनाजिर दिल्ली में मजदूरी करते थे। मालिक ने नौकरी से निकाला और मकान मालिक ने भी किराया ना दे पाने के कारण घर से। मुनाजिर अपने 2 छोटे दूध पीते बच्चों के साथ 2 दिन पहले वसंत कुंज के दिल्ली सरकार के पंजीकरण केंद्र पहुंचे, पर गुरुवार को बिहार की कोई ट्रेन नहीं है। मुनाजिर के पास पैसा नहीं बचा है, इसलिए गर्मी में यहीं तप रहे फुटपाथ पर शुक्रवार का इंतजार करेंगे। मेरे को घर जाने के 2 महीने से मैं परेशान हूँ। बच्चे से सब लेकर रूम खाली करके मैं आ चुका हूँ। अब फुटपाथ पे रह रहे हैं, न खाने को मिल रहा है, न पानी को मिल रहा है। बच्चे तो थोड़ा पड़े रोड पे, छोटे छोटे भाई भी है, बच्चे भी है। छोटे छोटे बच्चे रोड पे ही फुटपाथ पे हाँ, हैं। फुटपाथ पे है। कब से? ये मैं कल रात से ही हूँ। पैसे हैं कुछ बच्चे? नहीं, पैसा तो कुछ भी नहीं है। अब रूम किराया देने के लिए रूम मालिक बोला कि तुम जाओ सामान खाली कर, टोटल सामान लेकर चले आए। ये कहानी यहाँ मौजूद हजारों प्रवासी मजदूरों की है। जरा इस प्रवासी मजदूर को देखिए। धूप में भटक कर इतना थक गया है कि फुटपाथ को बिस्तर और पत्थर को तकिया बनाकर अपने बच्चे के साथ गर्मी में सो रहा है। ज्यादातर मजदूरों को उनके मकान मालिकों ने घर से निकाल दिया था। अब ना इनके पास वापस जाने को घर है और ना बिहार जाने के लिए कोई ट्रेन। मकान मालिक ने भगा दिया, वहाँ से सामान सब रख लिया। बोला किराया दोगे तो रहने देंगे, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। वो भी जो है कच्चे बनियान में भागना पड़ेगा। वहाँ से सब किसी तरह जान बचा करके हम लोग भागे हैं। दिल्ली सरकार अब तक 214 श्रमिक ट्रेनों से 2,71,000 प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों में भेज चुकी है। दिल्ली सरकार ने अब तक 214 ट्रेनें भेजी हैं और उसमें करीब 2,71,000 लोगों को अब तक बिहार भेजा है। लेकिन जब तक पूरी तरह से रोजगार बंद है और जब तक ये संकट की स्थिति है, लोग घर जाना चाहते हैं तो उनको भेजने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। आगे भी जो ट्रेनें इंतजाम हो रही हैं उससे भेजा जाएगा। हालात इस कदर बुरे हैं कि जो मजदूर दिल्ली से जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अब वापस नहीं आएंगे। सारा सामान लेकर जा रही हैं? हाँ, अपना लेके जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, फिर आना ही नहीं है। आएंगे नहीं वापस? अब क्या आएंगे जब कुछ रहेगा नहीं। धूप इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है 2 मिनट। और सोचिए प्रवासी मजदूर कैसे कई दिनों से, 2 दिन से, 3 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, मजबूर हैं और इंतजार कर रहे हैं कब बिहार जाने वाली ट्रेन यहाँ से बिहार जाएगी तो वो अपने घर जा पाएंगे। तो ये प्रवासी मजदूरों के हालात हैं। इनकी तकलीफें कम नहीं हो रही हैं। सब घर जाना चाहते हैं, यहाँ काम नहीं है और इनके मकान मालिकों ने भी इनको अब निकाल दिया है। तो जब तक यहाँ से दिल्ली से बिहार कोई ट्रेन नहीं जाएगी तब तक इनको यहीं पर फुटपाथ पर इंतज़ार करना होगा। यहीं धूप और गर्मी सहनी होगी और भूख भी बर्दाश्त करनी होगी। दिल्ली में सहयोगी सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर तो पहले से कई परेशानियां नजर आ रही हैं। अब शवों के अंतिम संस्कार को लेकर कई खामियां दिखने लगी हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों के शवों को CNG से जलाने का प्रावधान है, लेकिन जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ रही है, लकड़ी से जलाने पर भी अब विवाद खड़ा हो गया है। रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के निगम बोध घाट पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग लाइन लंबी है। सामान्य मौत वाले कई शवों के लिए अंदर जगह नहीं है, क्योंकि बुधवार से कोरोना संक्रमित शवों को लकड़ी से जलाने के लिए आधे शमशान घाट को अस्पताल और निगम के लोगों ने ले रखा है। यहाँ इस तरह की चेतावनी तो लगी है, लेकिन शमशान घाट में सालों से अंतिम संस्कार कराने वाले लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है।
आम आदमी डर के मारे जाता ही नहीं है। अच्छा। आम आदमी जाएगा वो सोचेगा कि हमें बीमारी ना लग जाए। इस वजह से कोरोना की बॉडी सीधा वैसे एंट्री होती है 2 नंबर गेट से, गाड़ी अंदर आती है, उन्हीं के कर्मचारी जो हैं वो करते हैं। सीएनजी इन्होंने कर रखी खराब करके क्या करके हमें कुछ पता नहीं। 4 साल हो गए उसको, 6 भट्टी है, 6 की 6 भट्टी चालू होती तो लकड़ी भी संस्कार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सूत्रों की माने तो एलएनजेपी में बुधवार तक 100 से ज्यादा संदिग्ध कोरोना संक्रमित शव मोर्चरी में रखे हैं। इसी के चलते नगर निगम ने बुधवार को जारी एक आदेश में शवों के अंतिम संस्कार का वक्त भी बढ़ाकर सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कर दिया है, ताकि अंतिम संस्कार के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े। लगातार दिल्ली में मैंने बताया प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इसलिए पॉइंट जो स्टेशन भी बढ़ाए गए। पहले कुल 5-6 स्टेशन थे। दुखद मौत कोरोना के कारण से हो रही है, उनका संस्कार ठीक प्रकार से हो। जिसके घर में मौत हो जाती है उसकी बॉडी 1 दिन 2 दिन किसी कारण से भी वो वेटिंग में होती है, तो आदमी ज़्यादा परेशानी में रहता है। पहले कोरोना से संक्रमित होने पर अस्पताल में इलाज के लिए जद्दोजहद, फिर शव को जलाने के लिए लंबा इंतजार। कोरोना वायरस ने अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। शमशान घाट में एक कहावत कही जाती है कि आप चाहे जितना अमीर क्यों न हो, लेकिन यहाँ पर आने पर शवों को केवल 4 कंधे और 1 कुंटल लकड़ी की ही जरूरत होती है। लेकिन कोरोना के इस संक्रमण काल में सरकारों के सोशल मीडिया की कोशिश के चलते यहाँ तमाम सारे शवों को ना तो जलाने का वक्त मिल पा रहा है और ना ही 4 कंधे। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर कश्मीर के पुलवामा से, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। आतंकवादी पिछले साल की तरह यहां पर साजिश रच रहे थे पुलवामा पार्ट 2 की, लेकिन चौकस सुरक्षा बलों ने इसे विफल कर दिया। ड्रोन से लिए गए इस शॉट से पता चलता है कि आतंकियों का इरादा कितना खतरनाक था। आतंकियों ने कार के कंटेनर में छुपाकर करीब 30 से 40 किलो आईईडी रखे हैं। इसमें आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट और अन्य घातक सामग्री थी, यानी करीब उतनी ही आईईडी जिससे आतंकियों ने पिछले साल सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। तब सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी ने मिलकर मल्टीपल नाका लगाया। जब नाका पार्टी ने उसको वार्निंग फायर दिया रोकने के लिए, तो वहां से भागने में कामयाब हो गया। फिर दूसरा पार्टी जब फायर किया, चूंकि अंधेरा था, उसमें मिलिटेंट भागने में कामयाब हो गया, लेकिन गाड़ी वहां छूट गया। मॉर्निंग हमारी टीम जब जाके वीडियो स्क्वाड गई, गाड़ी के सर्च किया तो उसमें भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव पाया गया। फिर वहां पर वीडियोग्राफी करा के, फोटोग्राफी खींच के फिर उसको डिस्ट्रॉय किया गया ऑन द स्पॉट। इसमें जैश महमूद का लीड रोल है, उसमें एचएम भी उसको असिस्ट किया है। सुरक्षा बलों को 4-5 दिन पहले ही खबर मिल चुकी थी कि जैश और हिजबुल के आतंकी बड़ा हमला करने के फिराक में है। खुफिया इनपुट मिलते ही तलाशी अभियान चलाया गया। इसी दौरान बुधवार की रात को ये कार नाका तोड़कर भागी। पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने पीछा किया तो आतंकी कार छोड़ के भाग निकले। बाद में बॉम्ब स्क्वाड की मदद से कार को उड़ा दिया गया। सीआरपीएफ के और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे वैली में डिप्लॉयड हैं, उनकी इस प्रकार की चौकसी के लिए उनको धन्यवाद देता हूं, उनको कॉम्प्लीमेंट देता हूं कि उन्होंने जो है पूरी अपनी कोशिश जारी रखी। और ये हाई डिग्री ऑफ अलर्टनेस का ही एक परिणाम है कि इस प्रकार के बारूद की कंसाइनमेंट को वो पकड़ पाए। जिस कार में आईईडी मिली उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी और एक कठुआ के किसी बजाज चेतक का नंबर था। सुरक्षा बलों ने कार चला रहे आतंकी आदिल की भी पहचान कर ली है और दावा किया है कि आदिल और उसके 2 और साथियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलवामा पार्ट 2 को रोकना सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी सफलता है। आतंकियों की इस साजिश को नाकाम कर सुरक्षा बलों ने कश्मीर को बड़ी आफत से बचा लिया। अगर आतंकी अपने नापाक इरादे में कामयाब हो जाते तो पता नहीं कितनी तबाही मचती। श्रीनगर से नजीर मसूदी के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना वायरस के कहर और लॉकडाउन के दौरान हमें आश्चर्यचकित करने वाली कई तस्वीरें नजर आई हैं और लगातार आ रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर नजर आई है मजदूरों की, जिनके लिए खास इंतजाम करते हुए एक चार्टर्ड विमान की व्यवस्था मुंबई से रांची भेजने के लिए की गई और इसका खर्चा उठाया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों ने। झारखंड के 140 मजदूर घर के लिए रवाना हो रहे हैं। नेशनल लॉ स्कूल के छात्र पहले इन्हें बस से भेजना चाहते थे, लेकिन फिर एयर एशिया ने इनकी मदद की।
देश भर में लाखों माइग्रेंट लेबर अपने अपने घर जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए इंतज़ाम भी किया गया है। लॉ ग्रेजुएट्स जो है देश के, उन्होंने क्राउड फंड करके ये जो ग्रुप है इनको झारखंड भेज रहे हैं मुंबई से। ये लोग मुंबई में अटके हुए थे बहुत दिन से। इनमें से ज्यादातर पहली बार हवाई यात्रा करने जा रहे हैं। एयरपोर्ट के अंदर एयर एशिया के कर्मचारियों ने इनकी मदद की। एयर एशिया लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को उनके घर परिवार तक पहुंचाने की पहल में शामिल होकर गर्व महसूस कर रहा है। हमने आयोजकों और नेशनल लॉ स्कूल के पूर्व छात्रों के साथ जुड़कर काम किया। छात्रों ने मजदूरों को मुंबई से रांची भेजने के लिए स्वतंत्र रूप से क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाए। मुंबई से उड़ान भरने के कुछ घंटे बाद फ्लाइट रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंच गई। कमलेश्वर के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती थी। माँ बाप और भाई बहन से मिलने के लिए 22 साल के कमलेश्वर की आंखें तरस गई थीं। कमलेश्वर मुंबई में ऑटो चलाते थे। लॉकडाउन में खाने पीने के लाले पड़ गए। लॉकडाउन के वही खाने में थोड़ा दिक्कत हुआ। 2 महीने से पूरा बंद चल रहा है और कहीं जाओ तो फिर पुलिस वाला भी तंग करता है। असलम अंसारी सिलाई का काम करते हैं। परिवार में 4 बच्चे और पत्नी हैं। पत्नी घर का काम देखती थीं। लॉकडाउन में काम बंद हो गया तो खाने की आफत आ गई। इंटरनेट पर जब फ्लाइट की जानकारी मिली तो तुरंत आयोजकों से संपर्क किया। बंद हो गया काम धाम तो इसकी वजह से हम लोग को दिक्कत हो गया है और आना पड़ा वापस। अब जैसा भी रहेगा अब आगे का कैसे होगा। झारखंड में गिरिडीह के सरिया के रहने वाले महेंद्र मुंबई में सिविल वर्क करते हैं। लॉकडाउन में निर्माण काम ठप हो गया। नौबत भूखे मरने की आ गई। फोन पर टिकट कंफर्म होने की खबर आते ही सारी परेशानी भूल गए। काम के लिए बहुत तकलीफ आया। 2 महीना के लिए बहुत तकलीफ, खाने पीने के लिए बहुत, घर से बाहर भी नहीं निकलते थे ज़्यादा करके। अचानक फोन आया कि तुम लोग का ऐसा है कि वो फ्लैट का बुक हो गया है और फ्लैट में हम लोग आए। बहुत अच्छा लगा इस बात पर। एयरपोर्ट पर जरूरी जांच के बाद झारखंड सरकार ने इन प्रवासी मजदूरों को इनके घरों तक पहुंचाने के लिए बस का इंतजाम किया। जाहिर है लंबी तकलीफ के बाद हवाई जहाज से कुछ ही घंटे में घर पहुंचना इनके लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा है। मुंबई से सौरभ गुप्ता के साथ रांची से हरिवंश की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। करीब 55 घंटे तक अपनी मां के लिए अस्पताल में एक बेड के इंतजार के बाद एक बेटे ने कहा अब घरों में ही बनाई जाए अस्पतालों जैसी व्यवस्था। पूरी खबर आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। और भाई आपको दिखाते हैं मुंबई से एक अनोखी खबर, जहां एक बेटा मिसाल बना हुआ नजर आ रहा है। 80 साल की उनकी मां जो कि कैंसर पीड़ित हैं, हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं और अब कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। उनके लिए अस्पताल में एक बेड पाने के लिए उन्हें करीब 55 घंटे का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने अपनी मां को किस तरह से बचाया और आखिर क्यों ये कहने पर वो मजबूर हुए कि अब घरों में ही अस्पतालों जैसी व्यवस्था करनी चाहिए, तफसील से देखिए इस रिपोर्ट में। Hi, I'm Jinesh. My mom has been detected COVID positive. We are quarantined and I'm waiting for a hospital bed. We are being told it's in waiting list. 80 साल की कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर मरीज और अब कोरोना पॉजिटिव हुई अपनी मां को बचाने के लिए जिनेश जवेरी खुद नर्स बने। करीब 55 घंटों तक अस्पताल में बेड की तलाश चलती रही। इसी इंतजार के बीच ये वीडियो भी बनाया और बताया कि मां को ऑक्सीजन देने से लेकर इलेक्ट्रॉल पाउडर, ग्लूकोज घोल पिलाते रहे ताकि उन्हें शक्ति मिलती रहे। My mom's oxygen levels are dropping and she stopped the calorie intake since yesterday noon. It's been 24 hours that she's not taken any food inside, that is glucose water or whatever. Luckily I have oximeter and one oxygen equipment, so I'm able to monitor. अपने इस वीडियो में मौजूदा स्थिति को देखते हुए जिनेश ने एक बेहद जरूरी सुझाव दिया। ये सुझाव है हॉस्पिटल एट होम, यानी कि अब घरों में ही अस्पताल जैसी व्यवस्था की कोशिश हो ताकि हम अपने बुजुर्गों को बचा सकें। Right now, if we don't have beds in the hospital, then we should have the facilities reaching home, like IV. I want any nurse to walk in and put my mom on IV till I get some relief at hospital. तो अगर इतना हो जाएगा तो at least there'll be so many people who would be saved. There would be a set of nurses who are recovered. They could walk in and get this thing done. And this is my suggestion. घर पे पहुंचाओ अगर आपके पास बेड्स नहीं है तो।
करीब 2.5 दिन के इंतजार के बाद एक अस्पताल में इन्हें बेड मिला। जिनेश की मां 2017 से ही बिस्तर पर हैं। तबीयत पहले से खराब थी, कोरोना ने और खराब कर दी, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले बेटे की सूझबूझ से उनकी मां की हालत स्थिर है। मेरी मां अब स्थिर है, आप भी अपने लोगों को बचा सकते हैं। डॉक्टर भी मानते हैं कि इस सुझाव में दम है। तो अगर बेड नहीं मिलती है, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है, तो हम लोग ऐसे लोगों को ट्रेन करें ताकि लोगों को जो है ये जागृति हो, लोगों को मालूमात हो कि ऐसे हालत में करना क्या है। अगर कोई मसला ऐसा आता है, घर में ऑक्सीजन सिलेंडर आप अरेंज करके घर में जो है पेशेंट को आप रिवाइव कर सकते हो, स्टेबल कर सकते हो, ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। कोरोना की रफ्तार से बढ़ते मामले, बेड और हेल्थ स्टाफ की भारी किल्लत के बीच बुजुर्ग मरीजों के लिए जरूरतमंद घरों पर अस्पताल जैसी जरूरी व्यवस्था जैसे जिनेश के सुझाव में दम तो नजर आता है, पर मेडिकल और तकनीकी दायरे में ये कितना मुमकिन है कहना मुश्किल है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।